ओ, आवाज आवता। समोसा फॉर बीइंग लेट। यू पीपल आर समोसा। चलो, हाँ जी, आवाज वगैरह आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, चलिए। तो रेनबो, पहले तुम अपना नाम बदलो और लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब आ रहा है सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अपकमिंग मैरिज। अपकमिंग मैरिज भाग यहां से। ई का होता है आवाज आ रहल बा। तो चलिए मेरे भाई, यहां पे शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास की। आज की क्लास जो है, इसके अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं सर। तो सबसे पहली चीज मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं। 2 मिनट का टाइम लूंगा, 2 मिनट के टाइम में आपको सारी चीजें बता दूंगा। पहला पॉइंट ये कि भैया पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला शुरू होता है एनएस से, समाप्त होता है एनपी पे, बीच में आता है n-1d और n-2f। सर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन के अंदर हमने कहा था 3D के अंदर d4 और d9 डू नॉट एग्जिस्ट, d4 और d9 डू नॉट एग्जिस्ट, d4 और d9 डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं बात करूं 4D के अंदर तो d3 d6 d9, d3 d6 d9, d3 d6 d9। 5D की बात करते हैं सर, d8 एग्जिस्ट नहीं करता है, d8 एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद आ जाते हैं 4f में और 5f में। 4f को कहते हैं सर लेंथेनॉइड। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं। 5f को क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड। क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड। क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड। क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड कहते हैं। 90 से लेके 103 वाले को क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 5f इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर 4f की बात करें तो 58 से 71, 58 से 71, 58 से 71। इनका ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थर्ड ग्रुप। कौन सा? थर्ड ग्रुप होता है। कितने ब्लॉक होते हैं सर? 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4। sp-d-f, पक्की बात है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आए थे। हमने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन करना सीखा था। ठीक है, 4f में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? f0 नहीं एग्जिस्ट करता है। क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? f0। क्या? f0। क्या? f0। f0 एग्जिस्ट नहीं करता है। f0 एग्जिस्ट नहीं करता है। f0 एग्जिस्ट नहीं करता है। f2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये बता दो। f2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये मुझे बता दीजिए फटाफट। f2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये मुझे बता दीजिए। f2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है 4f के अंदर? f2 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? f2 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? ये बताना है आप लोगों को। करता है या नहीं करता है? ये मुझे बताओ। नहीं करता है। f8 नहीं एग्जिस्ट करता है। f8 नहीं एग्जिस्ट करता है। अच्छा, 5f के अंदर कोड बताया था, क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? कोड बताया था, क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं एग्जिस्ट करता है 5f के अंदर? ये मुझे बताइए। ये मुझे बताइए मेरे भाई, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है 5f के अंदर? 158, 158 एग्जिस्ट नहीं करता है। 158 एग्जिस्ट नहीं करता है। 158 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पक्की बात है। ये बात मैंने बताई थी। 157 नहीं, 158, 158, 158। f1 f5 f8, f1 f5 f8, f1 f5 f8, f1 f5 f8 एग्जिस्ट नहीं करता है। कल हम आए थे पीरियोडिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर आए थे दोस्त? पीरियोडिसिटी। किसके ऊपर आए थे? पीरियोडिसिटी। किसके ऊपर? पीरियोडिसिटी। क्या? कहो ना कहो ये सांसें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। क्या पढ़ा था लास्ट वन पे? पीरियोडिसिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है अपना जेड इफेक्टिव आता है बेटा। क्या आता है? जेड इफेक्टिव। क्या आता है? बोल बेटा। जेड इफेक्टिव। प्यार से इसे लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? बोल मेरे लाल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो बोलो सारे, बोलो 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 सारे, बोलो। क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या बोला जाता है बेटा जी? एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ाएंगे अपन? एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस। तीसरा अपन क्या पढ़ते हैं? बोल बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे। बोल बेटा क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड पांचवा अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये 5 टॉपिक अपने को पढ़ना होता है, जिसमें हमने शुरुआत यहां से की थी। चलिए हम आगे रिलेट करते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने सारे बच्चों को जेड इफेक्टिव पढ़ाते वक्त जेड इफेक्टिव क्या होता है ये मैंने क्लियर किया था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। उसके बाद मैंने ये क्लियर किया था कि शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने यहां तक पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था सर? और हमने पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ लिया था बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ लिया था? 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 कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन सुनिए।
सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोलो बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है? एक्टेनॉइड। और तीसरा कौन सा होता है? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। 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 बेटा 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 सुन के बताओ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो सर 4f इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? 4f इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? 4f इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? 4f इलेक्ट्रॉन। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टेनॉइड 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 कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए 5f इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन दोस्त? 5f इलेक्ट्रॉन। कौन से? 5f इलेक्ट्रॉन। और ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन के लिए d इलेक्ट्रॉन। कौन से? d इलेक्ट्रॉन। कौन से? d इलेक्ट्रॉन। कौन से? d इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? बोलो जल्दी। d इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा था d और f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग होती है दोस्त। कैसी होती है? पुअर शील्डिंग। d और f की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग होती है। ये बताया था मैंने आप लोगों को, याद हो तो। d और f की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर। s और p की शील्डिंग कैसी होती है बेटा? गुड। कैसी होती है? बोलो जल्दी। गुड। ये लास्ट टर्न पे बता दिया था, याद करो। याद करो, मैंने बताया था s और p की शील्डिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। s और p की शील्डिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। s और p की शील्डिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। d और f की शील्डिंग कैसी होती है? ये मुझे बताओ, d और f की शील्डिंग कैसी होती है? d और f की शील्डिंग, d और f की शील्डिंग, बोलो 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 बोलो। d और f की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर क्या होगा, तो s की शील्डिंग p से ज्यादा, p की शील्डिंग d से ज्यादा, d की शील्डिंग f से ज्यादा, ये ऑर्डर होता है। और मैंने तुम्हें दो की पॉइंट दिए थे। की पॉइंट क्या था? पहला की पॉइंट था z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। मैंने कहा था ये एक तो याद रखना। और दूसरा मैंने बोला था SPDF, ये की पॉइंट लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। SPDF की शील्डिंग पुअर होती है, ये मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो। SPDF की शील्डिंग पुअर होती है। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सर मेरा फर्स्ट क्लास है, पीछे वाला बैकअप कैसे करूं? लेक्चर्स देख के बेटा, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे यहां से चलने वाले हैं, और सुनना जरा गौर से, एक बात समझने की कोशिश करना। यहां से अपनी क्लास चालू होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में सुनना जरा गौर से। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Z माइनस सिग्मा। क्या होता है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। क्या होता है? बोलो बेटा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोला था अपन ने? बोल बेटा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा बोला था। अच्छा, Z कैसे पता करेगा बता? एटॉमिक नंबर देख के। क्या देख के पता करेगा? एटॉमिक नंबर। क्या देख के पता करेगा? एटॉमिक नंबर। क्या देख के पता करेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देख के तुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? Z की। किसकी वैल्यू? Z की। लेकिन सर सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सवाल यह उठता है कि सर एक बात मुझे बताइए कि आखिर इस सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये सिग्मा जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर हमें यह पता चल जाए तो सर हम Z इफेक्टिव किसी का निकाल सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या हमारे पेपर के अंदर पूछा जाता है Z इफेक्टिव का कैलकुलेशन? तो जवाब है नहीं पूछा जाता है। तो सर पूछा क्या जाता है? जो इस बोर्ड पे बताऊंगा सिर्फ वही तुमसे पूछा जाएगा, वही तुमको पता होना चाहिए। चलिए खैर, आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं एक एक बात बताता हूं, समझने की कोशिश करना। कि मान लो सिग्मा की हम जब बात करते हैं तो सिग्मा की जो वैल्यू है ना, ये एक साइंटिस्ट ने बताई थी। उसका नाम क्या था? स्लेटर्स रूल। क्या नाम था? स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल से हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू कहां से निकालते हैं? स्लेटर्स रूल से। कहां से निकालते हैं? स्लेटर्स रूल। ठीक है, तो यहां पे जरा गौर से देखना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन। अरे वो एक को वो करना था रिपोर्ट करना था। खैर, अगर मैं तुमसे बात करूं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा हम समझना, सिग्मा की वैल्यू कहां से निकालते हैं? स्लेटर्स रूल से। अब स्लेटर्स भैया ने क्या बोला? बोला क्या कि जो nth शेल का इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, चाहे वो s का हो चाहे वो p का हो, उसकी वजह से सिग्मा की वैल्यू बनेगी 0.35। n-1 जो है
इसमें एस आ सकता है, पी आ सकता है, डी आ सकता है, एस एफ तो नहीं आएगा, डी आ सकता है। इसके लिए वैल्यू होगी 0.85 और उसने बोला n-2 एस हुआ, पी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, इसके लिए वैल्यू आएगी 1। ये 3 वैल्यू उसने दी थी, ये 3 वैल्यू दी थी। बस इसी से z इफेक्टिव का कैलकुलेशन किया जाता है। आओ करके देखते हैं जरा गौर से। यहां पे मैं तुमसे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये मैं ले लेता हूं लिथियम, ये ले लिया सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम और ये सीजियम ले लिया। आगे अगर मैं बात करूं तो ये बेरिलियम, ये ले लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये ले लिया मैंने। मतलब कि अलोंग द पीरियड वाली भी बात कर ली, अलोंग द पीरियड वाली भी, अलोंग द पीरियड दोनों केस में कंक्लूजन निकालना है। अलोंग द पीरियड वाला भी केस ले लिया मैंने, और मैंने क्या ले लिया, डाउन द ग्रुप वाला केस भी ले लिया। कहां वाला केस ले लिया, डाउन द ग्रुप वाला। कहां वाला, डाउन द ग्रुप वाला। अब जरा गौर से समझो, यहां पे समझना क्या जरूरी है। यहां पे अगर हम बात करें तो समझना क्या जरूरी है वो सुनिए, नोट्स कल ही लिखवाया था क्लास में, सुनो यहां पे। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, इसका कितना हो जाएगा 37, इसका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं, कन्फ्यूग्रेशन। मान लीजिए जैसे लिथियम का लिखते हैं, लिथियम का कन्फ्यूग्रेशन, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। अब मान लो टारगेट इलेक्ट्रॉन अपना जनरली आउटर शेल वाला मान के चलते हैं। ठीक है, टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको मान के चलते हैं, आउटर शेल। मान लो जैसे यहां पहला शेल है, यहां दूसरा शेल, तो एक बात बताओ दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। सर दूसरा वाला, दूसरा वाला बड़ा है, यानी बड़ा वाला नंबर आउटर शेल माना जाएगा। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वही आउटर शेल। तो क्या ये आउटर शेल है और क्या ये इनर शेल है या नहीं है, मानते हो या नहीं मानते हो। यानी कि अगर लेट सपोज ये nth शेल है, अगर मैं इसको बोलूं ये nth शेल है, तो एक बात बताओ n में कितना घटाओगे कि 1 आ जाए, ये मुझे बताओ। n में कितना घटाया जाए कि 1 आ जाए, ये मुझे बताइए। n में कितना घटाया जाए कि 1 आ जाए, n में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए, ये मुझे बताइए। n में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए। अगर ये nth शेल है तो n में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए। अगर ये सेकंड वाला nth शेल है तो n में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए, ये मुझे बताइए। ये मुझे बताइए फटाफट से। हाँ जी, फटाफट बताओ। n में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए। n में से कितना घटाया जाए कि 1 आ जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है कि सर अगर ये nth शेल है तो ये क्या बन जाएगा n-1, ये बन जाएगा n-1। मानते हो या नहीं मानते हो। n-1 कहां इलेक्ट्रॉन है, s में इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने तुमको वैल्यू बताई, nth शेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 0.35। n-1 s का इलेक्ट्रॉन हो, p सब शेल का इलेक्ट्रॉन हो, d सब शेल का इलेक्ट्रॉन हो। फिर से देखना, n-1 में s सब शेल का इलेक्ट्रॉन हो, p सब शेल का इलेक्ट्रॉन हो, d सब शेल का इलेक्ट्रॉन हो। सिग्मा की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये मुझे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये मुझे बताइए फटाफट। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा की वैल्यू n-1 में कितनी दी गई है, n-1 में कितनी दी गई है, ये मुझे बताओ फटाफट फटाफट, ये मुझे बताओ फटाफट। बोलो 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 बोलो, सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो। कितना दी गई है 0.85। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये सिग्मा की वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से लिख दे रहा हूं। ये सिग्मा की वैल्यू, ये सिग्मा की वैल्यू जो भी दी गई है, ये सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू जो भी दी गई है, वैल्यू जो भी दी गई है, जो भी दी गई है एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, जो दी गई है एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में दी गई है। समझ रहा हूं मेरी बात को, एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। अब जरा गौर से देखो, यहां अगर मैं तुमसे बात करता हूं क्या ये nth शेल है, बोलो हाँ या ना, और क्या ये n-1 है। ठीक है, n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है, ये मुझे बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन नजर कितना आ रहा है, ये बताओ। n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, ये बताओ सोच के भाई। कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है n-1 में, कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 2। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, टोटल 2।
तो 2 इंटू 0.85 कितना होता है बोलो बेटा? इन दोनों को अगर करोगे तो ये कितना आएगा? इसकी वैल्यू बोल, इसकी वैल्यू बोल, इसकी वैल्यू बोल कितनी आएगी? इसकी वैल्यू बोल कितनी आएगी? 0.85। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से n-1 में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। तो एक की वजह से 0.85, तो 2 की वजह से 2 इंटू 0.85, हाँ या ना? एक की वजह से 0.85, तो 2 की वजह से कितना होगा? बोलो बोलो। 1.70 आएगा। कितना आएगा? 1.70। देख लीजिए आप करके, 1.70 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, 1.70 आएगा। बाहर वाले शेल में, nth शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये मुझे बताओ? nth शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? nth शेल में तुमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? nth शेल में तुमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये मुझे बताओ? nth शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? nth शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये मुझे बताओ? nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। nth शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन खुद पे ही तो सिग्मा नहीं लगाएगा, खुद पे ही शील्डिंग तो नहीं करेगा, खुद को ही न्यूक्लियस के करीब जाने से नहीं रोकेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी सोसाइटी के अंदर एक चोर पकड़ा गया तो वो चोर खुद को थप्पड़ तो नहीं मारेगा कि हम चोरी क्यों करने गए। अगर इतना ही उसको ज्ञान होता तो घंटा चोरी करने जाता हूं। बताओ हाँ या ना, बोलो जल्दी। अगर इतना ही ज्ञान होता कि चोरी करना पाप है, लोग पकड़ लेंगे तो बहुत कूटेंगे, अच्छा है हम ही को अपने आप को कूटना पड़ सकता है, तो एक बात तो कोई चोर चोरी करने जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। अब वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन खुद पे थोड़ी शील्डिंग लगाएगा। ऐसे समझो ये एक वो चोर है जो खुद को ही गलती करने के बाद थप्पड़ थोड़ी मारेगा। हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। तो जो आउटर शेल में, मान लो सर यहां nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक शील्डिंग लगाता, समझ रहे हो? एक शील्डिंग लगाता। सर अगर यहां nth शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 शील्डिंग लगाते। अच्छा सर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो 3 शील्डिंग लगाते। सर 5 होता तो 4 शील्डिंग लगाते। सर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने शील्डिंग लगाएंगे? बोल जल्दी, कितने लगाएंगे? बोल जल्दी, कितने लगाएंगे? बोलो जल्दी, कितने लगाएंगे? बोलो कितने लगाएंगे? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने शील्डिंग लगाएंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर आउटर शेल में, तो शील्डिंग करने वाले कितने लोग हैं आउटर शेल में? ये मुझे बताइए बस। 0 लोग। यानी कि जो शील्डिंग करेगा वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन करेगा। बोलो बोलो फटाफट। जो शील्डिंग करेगा वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन करेगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है दोस्त। यहां पे जो शील्डिंग होगी वो अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी 1.70। ठीक है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। यही फॉर्मूला होता है। बोल बेटा, Z की वैल्यू इसके लिए कितनी है? एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है? 3 है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.70 आ गई। अब बता Z इफेक्टिव कितना होगा लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे? बोल जल्दी कितना होगा? बोलो 1.30 होगा या नहीं होगा? ये मुझे बताओ। 1.30 होगा या नहीं होगा? 1.30 होगा। लिथियम का कितना आ गया? 1.30 आ गया। बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सोडियम की तरफ चलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। 11 का कंफ्यूग्रेशन 1s2, वैसे तो ऐसे ही लिख देते हैं। इसके लिए कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? नियॉन, और आगे क्या बन जाएगा? 3s1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बेटा एक चीज सोच के बताना, सोच के बताना। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया आउटर शेल। क्या बन गया? बोलो जल्दी, आउटर शेल। इस आउटर शेल को ही आप क्या बोल सकते हो? nth शेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? nth शेल। ठीक है, अंदर वाले नियॉन को अगर खोल के देखोगे तो क्या कंफ्यूग्रेशन नजर आएगी? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और आगे क्या है? ये 3s1 है। अब देखो जरा गौर से, आप यहीं पे शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? यहां पे Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब जरा गौर से समझो, ये क्या बन गया? अगर ये nth शेल है तो 3 में कितना घटाओ कि 2 आ जाए? 3 में कितना घटाओगे कि 2 आ जाए? सर 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 आएगा। यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं? n-1 s और p में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, s और p में s और p, 3 माइनस 1 2 होगा, 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसको क्या लिखोगे ये बताओ? इसको क्या लिख सकते हो? n-2। क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? ये मुझे बताओ। ये n-2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? इसके लिए n-2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? ये मुझे बताओ। n की वैल्यू 3, तो 3 में 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा। लिख सकते हो? अब सुनना जरा गौर से, इसके लिए
उन्होंने वैल्यू दी थी, स्लेटर्स ने वैल्यू दी थी 0.85, इसके लिए वैल्यू कितनी दी थी 0.35, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया इधर, एक मिनट, इसके लिए वैल्यू दी थी 0.35 और इसके लिए वैल्यू दी थी 0.85 और इसके लिए वैल्यू कितनी दी थी 1 दी थी, ठीक है। अब सुनो जरा गौर से, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, वही बात है, चोर कितना है, एक, तो खुद को थप्पड़ मारेगा नहीं, कौन थप्पड़ मारेगा, अंदर वाले। अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड शेल में देखो 6 और 2 8, तो 8 इंटू 0.85 लिख दूं या नहीं लिख दूं, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, क्या ये लिख सकता हूं, प्लस प्लस प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और अंदर है, तो 2 इंटू, अंदर वालों के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बोली थी 1, तो क्या ये 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 8 इंटू 0.85, ये कितना हो जाएगा, ये मुझे बताओ, 6.0 हो जाएगा क्या, ये 6.40, ये मुझे बताइए फटाफट, ये 6.40 हो जाएगा, 6.40 होगा, नहीं 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 नहीं, ये 6.40 नहीं होगा, 8 5 40 हो गया, ठीक है, 0 यहां पे आ गया 0, 8 64 64, एक कितना हो जाएगा 65 66 67, 6.80, ये 6.80 आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बताइए। ये देखो यहां पे, अरे यार 0.85 इंटू 8 करोगे तो 8 5 40, 8 64 64 प्लस 4 68, 6.80, कितने पॉइंट बाद डेसिमल था, 2, तो 2 पॉइंट बाद लगा दो, ठीक है, बोलो हाँ या ना, 6.80 आ गया। क्या आओ इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई शील्डिंग होगी, ये मुझे बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई शील्डिंग होगी, ये मुझे बताओ, तो ऑब्वियस है सर नहीं, एक नहीं 2 होता तो एक शील्डिंग करता, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया 6, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 6.80 प्लस 2 6.80 प्लस 2 8.80। अच्छा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है, ठीक है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या, एक बात बताइए, Z की वैल्यू बोलिए 11 है, माइनस सिग्मा कितना आया 8.80, बोल वैल्यू कितनी आई, बोल बोल वैल्यू कितनी आ रही है 2.20, 2.20। सर ऊपर का दिख नहीं रहा, ऊपर का दिख नहीं रहा, होल्ड ऑन, क्या नहीं ऊपर का दिख रहा है भाई, हाँ, यहां पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी 2.20। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल आ जाओ, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, तो कंफ्यूग्रेशन बन जाएगा Ar4s1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और चलो खोल के लिखते हैं इसको, तो इसको और खोल के लिखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3s2 3p6 और 4s1, और यहां पे बन जाएगा नियॉन, यहां पे क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। चलो इसको और खोल के लिख दो, तो ये बन जाएगा 2s2 2p6, आगे क्या बन जाएगा 3s2 3p6, आगे क्या बन जाएगा 4s1, और पीछे क्या बन जाएगा 1s2, यानी हीलियम बन जाएगा। ये मान लो nth शेल मान लिया, क्या मान लिया, nth शेल, क्या मान लिया, nth शेल। ये क्या बन जाएगा, 3 कब आएगा, जब n-1 करोगे। ये कब बन जाएगा, n-2 करोगे। ये कब बन जाएगा, n-3 करोगे। स्लेटर साहब ने सिग्मा की वैल्यू सबके लिए दे रखी है, इसके लिए 0.85 दे रखी है, इसके लिए 0.35 दे रखी है, और बाकी सबके लिए, रेस्ट सबके लिए 1 दे रखी है। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो खुद पे सिग्मा तो लगाएगा नहीं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या कर दो 8 इंटू 0.85 प्लस, यहां पे कितना हो गया 6 2 8 2 10, डायरेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन लिखो इंटू 1, तो 10 प्लस ये कितना हो गया 6.80, कैलकुलेट करके देख लो, 8 इंटू 0.85 6.80 आएगा मल्टीप्लाई करने से, ये कितना बन गया 16.80, ये क्या आ गया Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, ये सॉरी सिग्मा आ गया, ये क्या आ गया सिग्मा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी है 19, माइनस कितना करोगे 16.80, Z इफेक्टिव की वैल्यू बोल कितना आएगा, बोलो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितना आएगा, बोलो 2.20 कितना आएगा 2.20, ठीक है ठीक है। nth शेल को ऐड क्यों नहीं किए सर जी, अरे भाई nth शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शील्डिंग तो नहीं लगाएगा ना, एक चोर अगर कहीं चोरी करते हुए पकड़ा गया है तो खुद को ही झापड़ तो नहीं मारेगा कि मैंने चोरी क्यों की, अगर इतना ही झापड़ मारना होता उसको, चाहे इतना ही महसूस हो रहा होता तो चोरी काहे करता गधा, बोलो हाँ या ना, इसीलिए nth को नहीं कंसीडर किया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझो। इसके बाद 37वें नंबर पे आता है रुबिडियम। रुबिडियम का कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा भाई? तो यहां पे बनेगा आपका क्रिप्टॉन 36 नंबर, और आगे क्या बन जाएगा 5s1। पूरा कन्फ्यूग्रेशन लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6, और ये क्या बन गया 5s1। अब बात आती है ऐसे सवाल में क्या करेंगे। हालांकि सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहले शेल को जमाओ, सारे शेल को जमाओ, शेल जमाओ। क्या जमाओ? शेल जमाओ। सबसे पहले क्या? शेल जमाओ, सेल जमाओ। सबसे पहले क्या करोगे? शेल जमाओगे। देखो, पहले ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये जो है ये तीसरे शेल वाले हैं। ठीक है, तो पहले इनको एक साथ लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, क्योंकि इसी शेल का हिस्सा है ना भाई। ये समझने की कोशिश करो, भरा जाता है वो फोर्थ के साथ, मान ली तुम्हारी बात, हिस्सा किसका है? थर्ड शेल का, हाँ या ना। आगे क्या हो जाएगा? 4s2, 4p6, 5s1। मान लो मुझे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है 5s इलेक्ट्रॉन पे, 5s इलेक्ट्रॉन पे, तो ये क्या बन गया आपका बेटा? ये आपका बन जाता है nth शेल। क्या बन गया? nth शेल। ये क्या बन गया? nth शेल। ये क्या हो गया? n-1, s और p के इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, s और p के इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बन गया? n-2, s, p और d तीनों आ रहे हैं, s, p और d तीनों आ रहे हैं। ये क्या बन गया तुम्हारा? n-3, n-3, s और p आ रहा है सिर्फ, और ये क्या बन गया? n-4, s और p। स्लेटर साहब ने क्या बोला? nth के लिए वैल्यू होती है 0.35। कितनी होती है? 0.35। n-1 के लिए 0.85 होती है, n-2 के लिए 1, n-3 के लिए 1, n-4 के लिए 1। तो क्यों ना इन सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ जोड़ लिया जाए। देखो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, 28 इंटू क्या कर सकता हूं मैं? 1। बोलो हाँ या ना? 28 इंटू 1 प्लस आ जाओ, 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इंटू कितना कर दोगे? 0.85। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.85, तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से 8 इंटू 0.85। यहां कितने, ये कौन सा शेल है? nth शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक तो खुद को थप्पड़ नहीं मारेगा, 2 होते तो एक शील्डिंग करता, हाँ या ना। अब एक ही है तो कोई शील्डिंग नहीं करेगा आउटर मोस्ट शेल में। तो यहां पे क्या हो गया? यहां की वैल्यू ही मत लिखो। ये कितना हो गया? 28 प्लस ये कितना हो गया? 6.80, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई 28 6 34, 34.80। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 37, माइनस कितना करोगे? 34.80। ये कितना आ गया? बोलो जल्दी, ये कितना आ गया? 37 माइनस 34.80। ये आंसर कितना आ गया? बोलो जल्दी। ये आ जाएगा 2.20। ढंग से निकाल के देखो, माइनस करके देखो कितना आ रहा है आपका? 2.20 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये तो रुबिडियम का हो गया। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, पोटेशियम का कितना आया? 2.20 आया। अगर मैं बात करूं सोडियम का कितना आया? 2.20 आया। अगर मैं तुमसे बात करूं लिथियम का कितना आया? 1.70। यानी कि इसका जो, अगर सॉरी 1.70 नहीं, इसका 2.20 जेड इफेक्टिव, इसका 2.20 जेड इफेक्टिव, इसका 2.20 जेड इफेक्टिव, लेकिन लिथियम का कितना आया है ये मुझे बताइए? 1.30 जेड इफेक्टिव। कितना आया है? 1.30 जेड इफेक्टिव आया है या नहीं आया है? कुल मिला जुला के कहना क्या है? इसका 1.30, इसका 2.20, इसका 2.20, इसका 2.20, और सही मानो दोस्त ये आपके लिए होमवर्क है, इसका भी निकालना, इसका आएगा 2.20। इसको देख के आपको क्या नजर आया ये मुझे बताइए। ये क्या नजर आ रहा है कि सेकंड पीरियड, ये क्या सेकंड पीरियड है या नहीं? लिथियम की बात करें तो ये सेकंड पीरियड है या नहीं है? है, बिल्कुल है। सोडियम की बात करें तो सर ये थर्ड पीरियड है। इसको 1 मिनट हटा लेने दो मेरे को, इसको चलो बाद में कर देंगे। ये कौन सा है? थर्ड पीरियड। सेकंड से थर्ड पीरियड जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले ये बताओ, बोलो 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 बोलो। एस ब्लॉक नहीं, ये पी ब्लॉक भी है भाई, अभी अभी दिखा रहा हूं ऊपर से नीचे होता क्या है। ये मुझे बताओ, सेकंड से थर्ड में क्या हो रहा है? सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? ये मुझे बताओ, सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है?
सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, उसके बाद क्या कर रहा है, रिमेंस कांस्टेंट। वह उसके बाद क्या कर रहा है, रिमेंस कांस्टेंट। यानी कंक्लूजन क्या है इस पेज पे अगर लिखना चाहूं तो टॉप से जब बॉटम जाते हो बेटा, टॉप से बॉटम जब जाते हो तो जरा गौर से सुनना, टॉप से बॉटम जब जाते हो तो सेकंड से थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। सेकंड से थर्ड पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट। सेकेंड टू थर्ड पीरियड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बाकी सब में क्या है, रिमेंस कांस्टेंट। अगर मैं टॉप से बॉटम की बात करता हूं बेटा, टॉप से बॉटम की, टॉप से बॉटम की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टॉप से बॉटम, किसकी अगर हम बात करते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें कि टॉप से बॉटम, कंक्लूजन लिखते हैं इसका, कंक्लूजन, कंक्लूजन अगर हम बात करें कि टॉप से बॉटम अगर बात करोगे आप, टॉप से बॉटम अगर बात करोगे तो जेड इफेक्टिव के बारे में क्या कहोगे कि सेकंड से थर्ड पीरियड, सेकंड से थर्ड पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। बाकी थर्ड के बाद, थर्ड से रिमेंस कांस्टेंट, थर्ड से रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेंस कांस्टेंट। ऑप्शन आया फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेंस कांस्टेंट। ये बताइए, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेंस कांस्टेंट, ये बताइए, ये बताइए मुझे। जेड इफेक्टिव टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेंस कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेंस कांस्टेंट। बताइए क्या होगा, इंक्रीजेस। क्या होगा, इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर एक बार अगर हम आपकी बात माने तो एक बार तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बाकी सब टाइम्स क्या है, कांस्टेंट है। तो आंसर जितने लोगों ने इंक्रीजेस लिखा है वो गलत लिखा है, करेक्ट आंसर होगा कांस्टेंट। क्यों, एक बार इंक्रीज कर रहा है, बाकी बार कांस्टेंट है भाई, एक बार इंक्रीज कर रहा है, बाकी बार कांस्टेंट है। सेकंड से थर्ड पीरियड जब तुम जा रहे हो, सेकंड से थर्ड पीरियड जब तुम जा रहे हो, सेकंड से थर्ड पीरियड जब तुम जा रहे हो तो क्या कर रहा है, इंक्रीज, बाकी सब में क्या है, कांस्टेंट। समझ रहा हो मेरी बात को। तो आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना होता है, आपको पता है क्या याद रखना होता है, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना होता है कि एक बात बताओ, टॉप से बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, बोल जल्दी, बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा। टॉप से बॉटम की जब अपन बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बता, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बता। टॉप से बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा। तो जवाब है नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी या घटेगी, ये मुझे बता, साइज बढ़ेगी या घटेगी, साइज बढ़ेगी या घटेगी, साइज बढ़ेगी या घटेगी, साइज बढ़ेगी या घटेगी। तो साइज इंक्रीजेस। क्या तू ऊपर से नीचे जाएगा तो जेड इफेक्टिव देखेगा, पहले ये बता, ऊपर से नीचे जाएगा तो जेड इफेक्टिव देखेगा, ये बता, सोच के, ये सोच के बता, क्या जेड इफेक्टिव देखेगा अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो, बता 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 बता, क्या जेड इफेक्टिव देखेगा अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो जेड इफेक्टिव देखेगा या नंबर ऑफ शेल, जेड इफेक्टिव देखेगा या नंबर ऑफ शेल, जेड इफेक्टिव देखेगा या नंबर ऑफ शेल, बताओ। शेल, नंबर ऑफ शेल देखोगे या जेड इफेक्टिव, क्या देखोगे, नंबर ऑफ शेल या जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ शेल। जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट हो जाता है, ऊपर से नीचे आने पे कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट रहता है, एक बार इंक्रीज होता है। कहां से कहां इंक्रीज होता है, सेकंड से थर्ड। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे। ये देखो, अब हमने टॉप से बॉटम का केस किया, अलोंग द पीरियड का भी केस करते हैं। आओ, बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4, बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। आइए इनके ऊपर भी निकालते हैं, आइए निकालते हैं, ठीक है, यहां पे एक मिनट, आइए इनके लिए भी निकालते हैं। यहां पे सुनिए, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसके लिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, 2s2 1s2 2s2। ये कौन सा शेल हो गया सर, nth।
एन में कितना घटाओगे कि 1 आ जाए? अरे सर एन की वैल्यू 2 है, 2 में 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 में कितना घटा दो? 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। यानी कि ये क्या बन गया? n-1। nth शेल के लिए वैल्यू कितनी दी जाती है? 0.35। n-1 के लिए कितनी दी जाती है? 0.85 दी जाती है। nth में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। चोर कितने हैं? 2। लेकिन एक कौन है? एक महाचोर है जिसपे शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, और दूसरा उसके साथ वाला है। अब सोचना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे शील्डिंग कैलकुलेट की जा रही है, मतलब एक चोरी कर रहा है तो दूसरा वाला थप्पड़ मार सकता है या नहीं मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है सर। तो यहां nth में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। शील्डिंग कितने लगाएंगे? 1। तो 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है 0.35, तो 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1 की वजह से वैल्यू 0.85, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2 की वजह से वैल्यू, तो 2 इंटू 0.85 करो पहले। तो जैसे ही करोगे 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1.70, और ये कितना हो जाएगा? 0.35। अब दोनों को जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा? 2.05। कितना आ जाएगा? 2.05। देख लो, यानी ये सिग्मा आ गया। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, एटॉमिक नंबर 4 है, माइनस सिग्मा कितना आया? 0.25, 2.05, ये कितना हो जाएगा? 1.95 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये मुझे बताओ, ये बताओ मुझे, 1.95 हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, यानी इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए कितनी आ गई वैल्यू? 1.95। आगे सुनना, बोरॉन है, आगे क्या है? बोरॉन है, आगे क्या है? बोरॉन। चलो बोरॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। देख nth शेल अभी भी 2 ही है, ये nth शेल है, सब शेल बदल जरूर रहा है, लेकिन शेल कौन सा है? बाहरी, सेकंड वाला ही। ये क्या बन गया? n-1। nth शेल की वजह से कितना होता है डेटा? स्लेटर्स ने बताया था 0.35। n-1 की वजह से डेटा 0.85 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 3। तो 3 में से कितने शील्डिंग लगाएंगे? ये मुझे बताओ, 3 में से शील्डिंग कितने लगाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं आउटर शेल में, कितने शील्डिंग लगाएंगे? 2। तो 2 इंटू 0.35 हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस अंदर कितने बैठे हैं? 2 इंटू 0.85 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिग्मा कैलकुलेट करते वक्त हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट में, तब भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 1 से करोगे मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि फिर 1 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहा है, हाँ या ना? अगर 3 रहते, जैसे 2 1 3 है, तो 3 के कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब देखो ढंग से, तो यहां कितना हो गया? ये हो गया 0.70 है ना, 0.35 इंटू 2 0.70, प्लस ये कितना हो गया आपका? 1.70, ये कितना हो गया? 2.40 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? है ना? एंड Z इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 माइनस 5 माइनस यहां पे कितना हो गया? 2.40, ये कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी, 0.60। अब हो जाएगा ये 2.60। कितने लोगों का आंसर आया है Z इफेक्टिव का? बोलो, यही आएगा या नहीं आएगा? यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, तो एक चीज सोच के बताओ कि बोरॉन का कितना आ गया? 2.60। Z इफेक्टिव अगर हम बात कर रहे हैं, Z इफेक्टिव, ठीक है, Z इफेक्टिव। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। बोरॉन के बाद कार्बन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? कार्बन। ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2, 2p2। NH शेल कौन सा हो गया? सेकेंड। ये क्या बन जाएगा? n-1। इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.35। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। कितनी शील्डिंग करेंगे? 3। तो 3 इंटू 0.35 प्लस अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इंटू 0.85 का मतलब हो गया आपका 1.70। डायरेक्ट इसको लिखो 1.70, इसको क्या लिख दो? 1.70 प्लस ये कितना हो गया? बोलो जल्दी। तो ये हो गया 1.05 हो जाएगा, निकाल लो कैलकुलेट करके, 1.05 है ना? तो अगर मैं तुमसे बात करूं ये कितना हो गया? तो ये हो गया 2.75, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? सिग्मा 2.75, तो ये कितना हो गया? बोलो जल्दी। ये 0.25 तो ये हो गया, और बचा कितना तुम्हारा? 3.25। Z इफेक्टिव की वैल्यू ये आई है,
कितने लोगों के लिए ये वैल्यू आ रही है जेड इफेक्टिव की? जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितने लोगों के लिए ये आ रही है, ये पहले बताओ भैया। यहां तक की बात बताइए, कितने लोगों के लिए आ रही है? 3.25। हाँ जी 3.25, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए वैल्यू कितनी आ गई? 3.25, ठीक है। आ जाओ नाइट्रोजन के लिए, आ जाओ, किसके लिए आ जाओ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए भी निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए जब हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा ये? 4 हो जाए, नहीं 3 हो जाएगा। ये क्या बन गया? nth शेल, ठीक है बेटा। इसके लिए वैल्यू 0.35। ये क्या बन गया? n-1, तो इसके लिए वैल्यू 0.85, ठीक है। अब देखो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। शील्डिंग कितने करेंगे? 4, तो 4 इंटू 0.35, ठीक है, प्लस हो गया तुम्हारा ये कितना हो गया? 2 इंटू 0.85, ये कितना हो गया? 1.70, और ये कितना हो गया? 1.40, ये कितना हो गया? 2 नहीं 3 नहीं हाँ 3.10 हो जाएगा, ठीक है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू 7 माइनस 3.10, तो ये कितना हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3.90। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 3.90, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये मुझे बता दीजिए फटाफट से, ये आंसर बता दीजिए, यही आएगा या नहीं आएगा? 3.90, बोलो भाई। तो यहां पे इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए वैल्यू आ गई 3.90। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं, आओ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, सॉरी। कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन है nth शेल में? 6। एक की वजह से वैल्यू 0.35, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग कितने करेंगे? 5। यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1 के लिए? 0.85, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 0.85 प्लस 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग कितने करेंगे? 5, तो 5 इंटू 0.35, ये कितना हो जाएगा? तो यहां पे कर लो 0.35 इंटू 5, 25 5 तियां 15, अब 15 दू 17, 1.75 आ जाएगा। ये 1.75 हो गया, ये कितना हो गया? 1.70। ये टोटल कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी तुम्हारा, बोलो। तो यहां पे हो गया 112, और ये कितना हो गया? 3.45, यही आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। सिग्मा की वैल्यू Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू बोलो 8, माइनस सिग्मा की वैल्यू बोलो 3.45, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? 3.45 यही आएगा, बोलो भाई। अब यहां पे कैलकुलेट करके बताइए कितना बचेगा। यहां पे बचेगा तुम्हारा 5, ठीक है, 4 हो गया, 4.55, ये बचेगा 4.55। Z इफेक्टिव देखो यही आ रहा है क्या? 4.55 यही आ रहा है। 3.55 3.45 नहीं, 4.55, देखो ढंग से 4.55 4.55 4.55, चलो यहां पे लिख देते हैं 4.55 4.55, ठीक है। आगे आ जाओ, फ्लोरीन का खुद निकाल के बताओगे भैया। फ्लोरीन का आई वांट की यू पीपल कि हाँ कम से कम तुम लोग सॉल्व करो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका Z इफेक्टिव कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए इसका। F का F का कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। देखिए कन्फ्यूग्रेशन क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p5 बन जाएगा। आउटर मोस्ट शेल ये NH शेल बन गया, ये क्या बन गया? n-1 बन गया। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 0.35, इसके लिए वैल्यू होती है 0.85, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 0.85 प्लस कितना हो गया? सिग्मा निकाल रहे हैं जब तक। 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग कितने करेंगे? 6, तो 6 इंटू 0.35, ये कितना हो गया तुम्हारा? तो 6 5 30 हो गया। ऐसे कर लो 0.35, 6 5 30 हो गया तुम्हारा, 6 3 18, 18 3 21, 2.10 आ जाएगा। ये 2.10 प्लस ये 1.70 है ही, तो यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 083.80 जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो z माइनस सिग्मा, z की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, सिग्मा की वैल्यू 3.80, यहां पे कितना आ जाएगा ये, तो ये 0.20 हटा दिया तो ये बना 5.20, z इफेक्टिव की वैल्यू ये आएगी, ये आई है कितने लोगों की z इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है भैया z इफेक्टिव की वैल्यू अगर ये आ गई तो अब देखो यहां पे कितना आ गया 5.20, ठीक है। अब मैं सारी चीजें हटाता हूं, मैं आपको वापस से ये फ्रेश पेपर पे लिख के बताता हूं, सुनना जरा गौर से, क्यों ऐसा कर रहा हूं, इस बात के पीछे लॉजिक है, इस बात के पीछे लॉजिक ये है कि दोस्त, अच्छा चलो वैसे तो क्या ही जरूरत है, यही बता देते हैं दोस्त। एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ सोच के, रुको 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 1 मिनट, एक बात हमको सोच के बताओ जरा गौर से, जब तुम अलोंग द पीरियड जा रहे हो, जब तुम अलोंग द पीरियड जा रहे हो, z इफेक्टिव क्या कर रहा है, तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो क्या कर रहा है, बोलो बोलिए, अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि जब हम बात करते हैं कंक्लूजन, लेफ्ट से राइट जाते हो, जब कहां से कहां जाते हो, लेफ्ट से राइट, यानी आजू से बाजू जाते हो। पहला केस देगा टॉप से बॉटम, केस नंबर 1 टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे जाओगे तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, बाकी सब में कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात अगर मैं तुमसे करता हूं बेटा, तो दूसरी बात सुनना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहां पे लगा रहे हैं अपन, अक्रॉस द पीरियड, अलोंग द पीरियड, कहां पे, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। जब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब आजू से बाजू जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, बोल बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो सोच के बता मेरे जान कि यहां पे z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, बोलो जल्दी, z इफेक्टिव बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है, ये मुझे बताइए, z इफेक्टिव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये मुझे बताइए, z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे बताइए, z इफेक्टिव इंक्रीजेस, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, ये मुझे बताओ, बोल लो। अगर z इफेक्टिव बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, z इफेक्टिव का बढ़ना, z इफेक्टिव का बढ़ना, यानी कि ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना या घटना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना या घटना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना या घटना, z इफेक्टिव का बढ़ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना या घटना, ये बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब साइज सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी या फैलेगी, ये बताओ मुझे सोच के, सिकुड़ेगी या फैलेगी, सिकुड़ेगी या फैलेगी, सिकुड़ेगी या फैलेगी। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। यही वो कंक्लूजन था जिसकी वजह से तुमको z इफेक्टिव पढ़ना पड़ता है। जिस बच्चे को बस सिर्फ ये कंक्लूजन पता है मेरे दोस्त, जिस बच्चे को ये कंक्लूजन पता होता है, यकीन मानो कि उसका सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। बस यही कंक्लूजन तुमको आना चाहिए, यही कंक्लूजन चाहिए होता है, इससे ज्यादा z इफेक्टिव में कुछ जानना ही नहीं है। तो सर जो आपने ये करवाया है ये सब क्या है, अगर हम बात करें सर ये क्या है, ये तो तुम्हारे लिए प्रूफ था, इसको नोट्स में लिखो चाहे मत लिखो, ये तो तुम्हारे लिए प्रूफ था, ठीक है, प्रूफ था, ठीक है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो इसको ऐसे ही लिख लेना कि ये तो प्रैक्टिस करके तुम्हें बताया है सिर्फ, ठीक है। ये वाला पेज हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। कभी मेरी बातों पे अगर तुमको भरोसा ना आए तो इन पेजेस को देख सकते हो, ठीक है। नोट्स के पेज कौन कौन से हैं सर, नोट्स में क्या क्या जाएगा, तो ये पहले लिखवा चुका हूं, ये आज वाली ये भी लिखवा चुका हूं, ये दोनों क्या है, रिवीजन है, मैं पहले लिख दे रहा हूं यहां पे ताकि इसको छाप मत लेना तुम लोग, ये क्या है, रिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओ तो ये भी क्या है, रिवीजन है तुम्हारा, ठीक है, इसको भी छापने की जरूरत नहीं है। यहां से इंपॉर्टेंट बात थी, अब देखो ब्रैकेट में जिसको जिसको बंद कर रहा हूं वही वही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से सिर्फ ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन जिसको पता है उसका सवाल बनेगा, जिसको नहीं पता है उसको उसका सवाल नहीं बनेगा, बाकी और कुछ नहीं z इफेक्टिव में पढ़ना होता है, समझ रहे हो।
वो नहीं लिखना है। बस मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपको Z इफेक्टिव का कंक्लूजन समझ में आए, क्योंकि Z इफेक्टिव माता रानी के अंदर एक ही जगह लिखा गया है, उस लाइन को भी लिखवा देता हूं। चलिए एक काम करिए, आप लोग सबसे पहले Z इफेक्टिव में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये आगे नोट करिए, पहले ये आगे नोट करिए, पहले फटाफट ये पहले नोट करिए, क्योंकि वो लाइन लिखवानी है मुझे, वो लाइन लिखवानी है। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिले ना मिले लिखो अभी, पहले फटाफट से वो लाइन लिखो, जो लाइन लिखवानी है मुझे, फटाफट से ये सब छाप लो, तो फिर बताता हूं वो वाली। चाहे क्वेश्चन लिखवा दूं, क्वेश्चन लिखवा दूं, क्वेश्चन लिखवा दूं, क्वेश्चन लिखवा दूं भाई, इसके बाद क्वेश्चन ही लिखवा दूं, आ जाओ क्वेश्चन ही लिखवा देते हैं। क्वेश्चन सब लोग कॉपी में लिखेंगे। Sir, with Z effective, Y atom does not collapse. Collapse? In what sense you want to say that कि collapse? कहना क्या चाहते हो? थोड़ा क्लियर शब्दों में कहो। डाउट पूछो, लेकिन क्लियर डाउट पूछो। ऐसा मत पूछो कि हम ही को डाउट आ जाए, तुम पूछना क्या चाहते हो। ठीक है, ये दो बातें हो गई। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अब मुंह से ही बोलूंगा, तुम बताओगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखो, द एटॉमिक, एनसीईआरटी माता रानी की लाइन है, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन भी छोड़ो हटाओ, एसर्शन लिखो, एसर्शन, एसर्शन सवाल में लिखोगे, एसर्शन लिखोगे, लिखो, द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, द एटॉमिक साइज जनरली decreases across a period, across a period for the element of second period, असर्शन लिख दिया। रीजन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन आर ड्यू टू, इट इज नहीं, इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम वैलेंस शेल, electron are present in same valence shell and Z effective increases, and Z effective increases। आंसर बताना है क्या होगा। सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपकता क्यों नहीं है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो दोनों चीजें के बारे में जब इक्वेशन बता के बताएंगे सर बोर्ड्स के बाद, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, द एटॉमिक साइज, यही एनसीईआरटी की लाइन है, यही सवाल असर्शन रीजन में आ सकता है आपके सामने। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बिल्कुल सही बात है, यहां तक की लाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के लिए अभी हमने कैलकुलेट भी किया, सेकंड पीरियड के लिए कि एटॉमिक साइज कैसे कम हो रही है। अब क्या रीजन क्या लिखता है, रीजन देखिए, रीजन क्या लिखता है, रीजन लिखता है इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम वैलेंस शेल। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं इस बात में कितनी सत्यता है बेटा, इस बात में कितनी सत्यता है कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम वैलेंस शेल। यहां वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल सेकेंड, यहां बोलो कौन सा है, सेकेंड, यहां बोलो कौन सा है, सेकेंड। अच्छा चलो एक काम करो, यहां बताओ कौन सा है, सेकेंड, यहां बोलो कौन सा है, सेकेंड। अच्छा एक काम करते हैं, फ्लोरीन में भी चेक कर लेते हैं, यहां बताओ कौन सा है, सेकेंड। तो वैलेंस शेल क्या है, सेम है, वैलेंस शेल क्या है, सेम है, वैलेंस शेल क्या है, बोलो बेटा सेम है। और अगर वैलेंस शेल सेम है यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी क्या हो जाएगा,
इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम वैलेंस शेल एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। क्या ये बात सही है या नहीं सही है? तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion and reason is correct explanation of assertion। क्या ये मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये मुझे बताओ, बोलो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। चलें आगे चलें। ये कहां पे लिखा गया है? ये वाली लाइन कई लोग पूछ रहे हैं कहां पे लिखा गया है। ये वाली लाइन एनसीईआरटी पेज नंबर 87, नई वाली एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, इसीलिए जेड इफेक्टिव पढ़ना पड़ता है इस लाइन को समझने के लिए। ये जो पॉइंट है, ये कंक्लूजन जो समझ गया है ना, बस वो समझ गया जेड इफेक्टिव। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे पहले बताओ। बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या हम आगे चल सकते हैं? प्लीज गिव क्वेश्चन शीट फॉर प्रैक्टिस। यस, चलिए, क्या यहां पे बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात सबको क्लियर है? क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो। ठीक है, एक और सवाल देता हूं, सवाल करके बताएंगे। एक और सवाल देता हूं, अच्छा सवाल ये है। चलो, अलोंग द पीरियड पे तो एनसीईआरटी ने लिख दिया है, डाउन द ग्रुप पे मैं अपना सवाल दे देता हूं। ठीक है, विच इज ट्रू फॉर जेड इफेक्टिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम। ठीक है, पहला ऑप्शन increases, z effective increases। दूसरा ऑप्शन z effective decreases। तीसरा ऑप्शन z effective remains constant। and the fourth one is none of the above। बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जेड इफेक्टिव के कंक्लूजन पे, की पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या क्या बातें ऐसी थी जो आपके जानना जरूरी थी? ठीक है, अब सुनो, यहां पे की पॉइंट पे आते हैं और इसके बाद हमारा टॉपिक जेड इफेक्टिव हो जाता है समाप्त। की पॉइंट पे आते हैं। की पॉइंट की क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं इस टॉपिक के अंदर? सुनो, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है बेटा? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस टॉपिक के अंदर पता होना चाहिए। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दूसरी चीज क्या आना चाहिए? शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या आना चाहिए? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। क्या? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा अगर मैं तुमसे बात करूं तो S में, देन कहां पे P में, देन कहां पे D में, देन कहां पे F में। ये लास्ट टर्न पे बताया था। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक से आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात पे अगर हम आते हैं सर, तो तीसरी बात कौन सी पता होनी चाहिए? ये तो चलो दो बात पता हो गई। तीसरी बात पे हम आते हैं, तो तीसरी बात में एक बात बताइए, टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम हमेशा क्या देखोगे? एटॉमिक साइज देखोगे, नंबर ऑफ शेल देखोगे। नंबर ऑफ शेल क्या करता है? बोलो बेटा, बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगी? बढ़ेगी। एटॉमिक साइज क्या करेगी? बोलो जल्दी, एटॉमिक साइज क्या करेगी? बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव के बारे में क्या कहा जाता है? रिमेंस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रिमेंस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन याद रखिएगा, सेकंड से थर्ड पीरियड में पहले इंक्रीज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? रिमेंस कांस्टेंट। तो ये हो गई आपका थर्ड पॉइंट, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद आ जाओ दोस्त फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर? वो ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाओगे, जब तुम कहां से कहां जाओगे? लेफ्ट से राइट जाओगे
तो Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आइए एक बात थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि Z इफेक्टिव कितने से इंक्रीज कर रहा है सर, कितने से इंक्रीज कर रहा है Z इफेक्टिव? 1.3 से 1.95 के बीच में डिफरेंस कितने का है सर? 0.65 का। यहां से यहां 0.65, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। आप कहीं चले जाइए, डिफरेंस बताइए कितने का नजर आ रहा है, डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, ये मुझे बताइए। डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है? 3 4 5 6 7 सबका कैलकुलेट करके देख लो, यही कंक्लूजन आएगा। ठीक है, वही कंक्लूजन आता है। बताइए कितना हो रहा है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा तो जरा गौर से देखो, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है कितने से? 0.65 से। और आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सिग्मा बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे 0.35 से। एक 65% से बढ़ रहा है तो एक 35% से। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि Z इफेक्टिव 65% से बढ़ता है और सिग्मा 35% से बढ़ता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और मेरे भाई अगर तुम मुझे बताओ कि Z इफेक्टिव का बढ़ना मतलब क्या होता है? Z इफेक्टिव का बढ़ना मतलब क्या होता है? Z इफेक्टिव का बढ़ना मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाना, हाँ या ना? अट्रैक्शन बढ़ जाना, 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 अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन। साइज का छोटा हो जाना, साइज का छोटा हो जाना। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, साइज घटेगी, हाँ या ना? ये मुझे बताओ। Z इफेक्टिव घटेगा, बढ़ेगा तो साइज घटेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट, सॉरी एटम के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भयानक लगेगा, खींचेगा पकड़ के न्यूक्लियस। अगर भयानक तरीके से खींचेगा, भयानक तरीके से तो साइज क्या होगी? छोटी। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो अब पांचवा पॉइंट और होता है, ये 5 पॉइंट से बाहर Z इफेक्टिव का कभी सवाल आज तक ना बना है और ना बनेगा। पांचवा पॉइंट क्या है? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलो जल्दी? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन दोस्त ये फॉर्मूला लिख तो रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और कहा जाता है बेटा कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है? Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये 5 बातें जिसको पता है Z इफेक्टिव के अंदर, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ये वाला पॉइंट ना लोगों को लगाने नहीं आता है, ये वाले पॉइंट के ऊपर सवाल लगाना लोगों को आता ही नहीं है। लेफ्ट से राइट का मैंने एक सवाल कराया कि नहीं कराया? असर्शन रीजन वाला। टॉप से बॉटम का एक सवाल कराया, कौन सा? कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला आपको कल ही बताया था मैंने। इस पे खूब सारे सवाल लगाए। इस पे सवाल लगाने बच्चे को नहीं आता है, इस पे सवाल लगाने बच्चे को नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो पॉइंट ही नहीं पकड़ पाता है कि सर ये बताइए ये कहां लगाया कहां जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगता कहां पे है। मेरे भाई 2 केस में केवल लगता है। कितने केस में लगता है? 2 केस में। कितने केस में? 2 केस में। कितने केस में? 2 केस में। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 2 केस में लगता है। कितने केस में? 2 केस में। पहला कौन सा केस है? पहला केस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कहां लगता है बेटा? बोलो जल्दी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहां लगता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहां लगता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, शॉर्ट में लिखा है स्पेसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पहला यहां लगता है। दूसरा कहां लगता है? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, 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 डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट।
ये दो जगह सिर्फ फॉर्मूला लगता है, इसके अलावा कहीं और फॉर्मूला मत लगाना। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या बोला? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ दो जगह लगता है। कहां लगता है? सिर्फ दो जगह। कहां लगता है? सिर्फ दो जगह। यही कंफ्यूजन होती है बच्चों के दिमाग में, ठीक है। पहला लगता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, पहला कहां लगता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। दूसरा कहां लगता है? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। सर हमको ये दोनों मतलब नहीं समझ में आया, समझाते हैं हम। पहले अपने दिमाग में बिठाओ, Z इफेक्टिव में टोटल कितने पॉइंट हैं? 5। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, पहला पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा क्या याद रखोगे? SPDF में शील्डिंग का ऑर्डर कि S सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा, देन P के इलेक्ट्रॉन, देन D के इलेक्ट्रॉन, देन F के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद टॉप से बॉटम जाते हैं तो Z इफेक्टिव सेकंड से थर्ड पीरियड में बढ़ता है, बाकी में रिमेंस कांस्टेंट। सेकंड से थर्ड में बढ़ता है, बाकी में रिमेंस कांस्टेंट। सेकंड से थर्ड में बढ़ता है, बाकी में रिमेंस कांस्टेंट। सेकंड से थर्ड में बढ़ता है, बाकी में रिमेंस कांस्टेंट। लेफ्ट से राइट जाते हो, आजू से बाजू में जाते हो, आजू से बाजू में जाते हो, लेफ्ट से राइट में जाते हो, लेफ्ट से राइट में जाते हो। तो हमने क्या बोला बेटा कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, खींचेगा। साइज सिकुड़ेगी, छोटी होगी, साइज सिकुड़ेगी, छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। यानी Z इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। इसीलिए माता रानी लिखती हैं कि सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो मेरा Z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? तो जवाब क्या है? Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। इसी वजह से तो साइज छोटी हो रही है दोस्त। साइज के छोटे होने का रीजन क्या है? क्योंकि Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई हां या ना। बोलो ना रे पगला, इतना देर तक बोल गए, ठीक है। और उसके बाद पांचवी बात क्या है? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि हमको लगाना ही नहीं आता है। फॉर्मूला कहां लगेगा? दो जगह लगेगा। कितनी जगह? दो जगह। कितनी जगह? दो जगह। कितनी जगह? दो जगह। कितनी जगह? दो जगह। पहला लगेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। पहला क्या लगेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। दूसरा कहां पे लगता है? बोल बेटा, बोलो 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 बोलो। दूसरा लगता है डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। सर हमको ये नहीं समझ में आया डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं आता सर। आइए बेटा तुमको वो भी बता देते हैं। बेटा ये फॉर्मूला दो ही जगह लगाना। माई बाप बहुत परेशान रहते हैं बच्चे कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो लगाऊं कहां? मेरे भाई दो जगह लगाना है। कितनी जगह? दो जगह। आज मोहल्ले में तुमको कोई मिले तो कहना साहब दो ही जगह ये फॉर्मूला लग सकता है। कहां कहां? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होता है? मेरी जिम्मेदारी छोड़ो, हम है तो क्या गम है, सब समझ में आएगा। लेकिन तुमको समझना है Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लगता कहां है सर? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा सर मत लगाना, माई बाप मत लगाना, बहुत बड़ा पाप कर दोगे, महापाप कर दोगे दोस्त। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट यही लगाना है। सर वो सब तो ठीक है लेकिन अभी भी बता दो, इतना देर में इतना याद हो गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। चलो आओ बताते हैं। सुनो 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 सुनो, आओ 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 सुनो। देखो सबसे पहली चीज दोनों शब्द का मतलब समझो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सुंदर सुंदर एकदम लिखा है देखो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो मतलब एक जैसा, आइसो मतलब एक जैसा, एक जैसा। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। एक जैसा अगर इलेक्ट्रॉन किसी में पाया जा रहा है, एक जैसा नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल तुमसे दो ही केस पूछा जाएगा। पहला केस क्या है? सुनो, पहला केस क्या है? n-3, उसके बाद से O-2, उसके बाद से है F-, उसके बाद है Na+, उसके बाद है Mg+2, उसके बाद है Al+3। या तो ये केस पूछ लिया जाए तुमसे, या तो ये वाला केस पूछ लिया जाए। अब इसमें देखो समझो, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8,
एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13। बहुत बढ़िया सर। ये क्या है बेटा? तो ये तीनों के तीनों क्या है बोल बेटा? ये तीनों के तीनों एनायन है। क्या है बोल बेटा? एनायन। और ये तीनों के तीनों क्या है बोल बेटा? केटायन है। क्या है बोल बेटा? केटायन है। पक्की बात है, मानता है? एनायन और केटायन, समझना, एनायन और केटायन। यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना, एनायन और केटायन। देख बेटा, एटॉमिक नंबर, अच्छा एक बात बता, इसका E/P रेशियो निकाल। सर E/P रेशियो क्या है? E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन। बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, एक बात बताइए, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, कुछ बोला था हाँ या ना? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, बोलो सारे इधर आओ, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, 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 क्या उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नहीं? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ या ना? मतलब प्रोटॉन फिक्स है। यहां कितना है? 7, यहां कितना है? 8, यहां कितना है? 9, यहां कितना है? 11, यहां कितना है? 12, यहां कितना है? 13। हाँ या ना? फटाफट बोलो 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 बोलो। क्या ये प्रोटॉन का नंबर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर बात करते हैं। सर 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 एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। अब सुनना, यानी कि यहां 7 होना चाहिए, यहां 8, यहां 9। पक्की बात है? अब समझना जरा गौर से बेटा, जिसके ऊपर जितना नेगेटिव रहता है, क्या बोला मैंने? जिसके ऊपर जितना नेगेटिव रहता है, क्या बोला? जिसके ऊपर जितना नेगेटिव रहता है, क्या बोला? जिसके ऊपर जितना नेगेटिव रहता है, मतलब उसने उतना इलेक्ट्रॉन खाया है। नेगेटिव कहां से आएगा? हमारे फूफा के घर से तो आएगा नहीं। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन खाओगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो तुम्हारे सर पे नेगेटिव आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन खाओगे तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन खाओगे 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन खाओगे 3 नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन खाओगे 4 नेगेटिव, 5 इलेक्ट्रॉन खाओगे 5 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन खाओगे 6 नेगेटिव। हेलो, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पक्की बात है? हाँ या ना? अच्छा, मान लो एगो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो, तब एगो खा रहे हो तो एगो नेगेटिव आ रहा है, दे रहे हो तब क्या आएगा तुम्हारे सर पे? सोच के बताओ, दे रहे हो तो क्या आएगा? फटाफट बताओ, फटाफट 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 फटाफट। 1 इलेक्ट्रॉन खा रहे हो तो 1 नेगेटिव, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रहे हो तो क्या आएगा? सर पॉजिटिव। इसका मतलब एक बात सोच के बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि नाइट्रोजन के सर पे -3 आ रहा है। -3 दोस्त, -3। इसका मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? सोच के बताओ। 3 मतलब -3 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? बोलो घोंचू, कितना इलेक्ट्रॉन खाया है? कितना 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 कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले से कितना था? 7। बढ़ कितना गया? 3। हो कितना गया? 10। अरे बोलो सन्नाटो, 10 हुआ कि नहीं हुआ? ये मुझे बताओ। यहां पे 7 3 10, 7 3 10। पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, भगवान की कृपा से आज इनके पास बढ़ते बढ़ते 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ते में चलते किसी का 3 इलेक्ट्रॉन छीन लिया था। बोलो हाँ या ना? पहले थे 8, 2 गो नेगेटिव का मतलब हो गया 10। कितना हो गया? 10। पहले थे 9, 1 नेगेटिव का मतलब हो गया 10। कितना हो गया? 10। बोलो सन्नाटो। पहले था 11, सर पे क्या है? पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो। पहले 11 था, अब कितना है बोल बेटा? 10। पहले 12 था, कितना घटाना है मेरी जान? बोलो 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 बोलो, कितना घटाना है? 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। स्वाहा। आगे बताइए। पहले 13 था, लेकिन अब कितना है? सर +3 का मतलब होता है, +3 का मतलब होता है, +3 का मतलब होता है सर 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, सर 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, सर 3 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। यानी ये कितना हो गया? 10 10 10। बोलो बोलो बोलो, बस
क्या 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 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 हर जगह 10 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मुझे बताओ। तो क्या ये बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ या नहीं हुआ? आइसो मतलब एक जैसा, नंबर में इलेक्ट्रॉन। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुई या नहीं हुई? बोल बेटा हुआ या नहीं हुआ? देख या तो तेरे से ये वाला केस पूछेगा और नहीं तो दूसरा बता देता हूं और ये भी बता देता हूं, वो यहीं तक रखेंगे। यहां से ये मतलब इसमें 4 टोटल सवाल बनाते हैं वो, ठीक है। मैं बता रहा हूं सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड का उठाते हैं। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। ये मुझे बताओ कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है, ये मुझे बताओ। मैंने तुमको क्या बोला कि मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये कहां लगाना होता है? 2 जगह। कहां लगाना होता है? 2 जगह। कहां लगाना होता है? 2 जगह। दिमाग में फिट कर कहां लगाना है? 2 जगह। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखेगा, आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा इसी वाले फॉर्मूले से सवाल आंसर। सोचना ही नहीं है दोस्त, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आंसर मारो, सही होगा, मैं गारंटी देता हूं। अभी प्रूफ भी करता हूं, सुनो यहां पे। एक बात बताओ, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, मैंने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक में Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यही बोला। तो एक बात बताओ, इस अकॉर्डिंग Z इफेक्टिव का ऑर्डर बोलते हैं। Z इफेक्टिव का ऑर्डर, तो जिसके सर पे पॉजिटिव जितना ज्यादा उसमें Z इफेक्टिव उतना ज्यादा, यानी Al+3 देन क्या हो जाएगा? Mg+2 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? F- हो जाएगा, देन O-2, देन क्या हो जाएगा? N-3। अच्छा Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होता है, Z इफेक्टिव ज्यादा होता है तो साइज क्या करती है? बोल बेटा, छोटी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है। तो साइज का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या हो जाएगा? बोलो मेरी जान, यहां पे साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो 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 साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा साइज? सबसे ज्यादा N-3 का, देन O-2 का, देन F- का, देन 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 दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन दनादन Al+3 हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ। ये बात समझ में कितने लोगों को नहीं आई, पहले ये मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, एक बारी बता दीजिए भैया, बता दीजिए कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है मेरी, कितने लोगों को ये बात मेरी नहीं समझ में आई है, ये पहले बता दीजिए। ये बात समझ में आई? तो ये वाला एक एग्जांपल, ये या तो ये देगा या ये पूछेगा, या फिर दूसरा एक और केस है। 2 केसेस पे केवल सवाल बनाता है इसमें। केस नंबर 1 सेकेंड पीरियड वाले उठा लेगा और थर्ड पीरियड वाले केटायन को मिक्स कर देगा। और केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 बता देता हूं। केस नंबर 2 वो लेगा P-3 S-2 Cl-, फिर K+, फिर Ca+2, ये ले लेगा वो, ठीक है। और क्या ले सकता है? और यहां पे ले सकता है Ar, और ये क्या ले लिया? K+, और ये ले लिया Ca+2 ले लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, यहां पहले समझाता हूं। देखो कैसे ये Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज है। सुनो, एक बात बताओ, 7 प्रोटॉन मिल को, 7 प्रोटॉन है यहां पे, कितने प्रोटॉन है? बोलो बेटा 7 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 7। सपोज करना यहां 7 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव हैं। यहां 7 पॉजिटिव को 10 नेगेटिव को खींचना है, 7 पॉजिटिव मिलके 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं। यहां 13 पॉजिटिव मिलके 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं। फिर से सुनना, 7 पॉजिटिव मिलके 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं, 13 पॉजिटिव मिलके 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं। कौन बेहतर खींचेगा? तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, ये मुझे बताओ, बताइए। 10 पॉजिटिव मिलके 13 इलेक्ट्रॉन को, 13 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को बेहतरीन खींचेंगे, या 7 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को बेहतरीन खींचेंगे? कौन सा वाला? एक बात तो 7 इलेक्ट्रॉन, फिर से छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे सुनो, 7 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, कौन बेहतर खींच पाएगा?
खींच कौन बेहतर पाएगा, ये मुझे बताओ। कौन इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से होल्ड कर पाएगा, ये मुझे बताओ। 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को बढ़िया संभालेंगे या 8 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को बढ़िया संभालेंगे, ये मुझे बताइए। 7 मिलके 10 को बढ़िया संभालेंगे या 8 मिलके 10 को बढ़िया संभालेंगे? 8 मिलके 10 को बढ़िया संभालेंगे। 8 और 9 में कौन बढ़िया संभालेगा, ये बताना जरा। 9 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, अब कौन बढ़िया खींचेगा, ये मुझे बताओ। अब दोनों में बताओ कौन बढ़िया खींचेगा, ये मुझे बताओ। 9 पॉजिटिव को मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, 9 पॉजिटिव को मिलके 10 नेगेटिव लोगों को संभालना है, और एक जगह 8 पॉजिटिव लोग मिलके 10 नेगेटिव लोगों को संभाल रहे हैं। कौन बेहतर संभाल पाएगा? 9 वाला। मैंने कहा 11 पॉजिटिव लोग मिलके 10 नेगेटिव को संभाल रहे हैं। मैंने कहा 11 पॉजिटिव लोग मिलके 10 नेगेटिव को संभाल रहे हैं। तो 11 पॉजिटिव लोगों के बीच में 10 नेगेटिव लोग हैं, और यहां 9 पॉजिटिव लोगों के बीच में 10 नेगेटिव लोग हैं। बताओ माहौल जो है वो कहां का पॉजिटिव ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे होगा, ये मुझे बताओ। 11 में, ऐसे ही 12 में जाओगे, ऐसे ही 13 में। तो 13 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बढ़िया से खींचेंगे, और 7 पॉजिटिव मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को उतना बढ़िया से नहीं खींच पाएंगे। तो जेड इफेक्टिव तगड़ा किसका हुआ? इसका हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। सबसे तगड़ा जेड इफेक्टिव Al+3, then Mg+2, then Mg+2, then Na+, then F-, then O-2, then N-3, क्या लॉजिक आपको समझ में आया कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम वैलेंस शेल होगा सबके केस में? बोलो हाँ या ना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम वैलेंस शेल होगा, और सेम वैलेंस शेल है तो वहां पे पॉजिटिव जिसके सर पे ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बढ़िया तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताइए। पहले ये मुझे बताइए कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा या नहीं खींचेगा, पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो? बोलो हाँ या ना। इसीलिए कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। लॉजिक यहां से निकल के आता है, ठीक है। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला सिर्फ 2 जगह लगाना है। कहां कहां? 2 जगह। कहां कहां? 2 जगह। पहला कहां लगाना है? बोल कहां लगाएगा? पहली चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कहां लगाना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आओ दूसरा सवाल देते हैं। दूसरा सवाल देते हैं, केस नंबर 2। सवाल है E/P रेशियो निकाल लो इसका। देखो प्रोटॉन कितना है इसके अंदर? 15, इसके अंदर 16, नहीं सॉरी, हाँ 1 मिनट रुको। यहां एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है? 15। यहां कितना है? 16। यहां कितना है? 17। यहां कितना है? 18। यहां कितना है? 19। यहां कितना है? 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से यहां पे सुनो। प्रोटॉन कितना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन? 15 पहले थे, 3 नए जुड़ गए, 18। 16 पहले थे, 2 नए जुड़ गए, 18। 17 पहले थे, 1 नया जुड़ गया, 18। 18 पहले थे, 18 अभी भी है, कोई चार्ज नहीं है। 19 पहले थे, 1 घट गया, 18। 20 पहले थे, 2 घट गया, 18। अब तुम बताओ, यहां पे तो डायरेक्ट मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। एक बात तो Z इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव का ऑर्डर और साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा Z इफेक्टिव का, ये मुझे बताओ। Z इफेक्टिव का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कहां लगेगा? Ca+2, देन K+, देन Ar, देन क्या पड़ेगा? Cl-, देन S-2, देन P-3, ये पड़ेगा। यहां पे क्या बनेगा? P-3, देन S-2, देन Cl-, देन क्या हो जाएगा? Ar, देन क्या हो जाएगा? K+, देन क्या हो जाएगा? Ca+2। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? पहले ये मुझे बताइए, उसके बाद दूसरे केस पे आएंगे, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। बोलिए बोलिए हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ये मुझे बताइए। डायमंड क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं केस नंबर 2 में। अब बी वाले पार्ट में आ जाते हैं, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्या पढ़ा लिखा हुआ है, इसी को पढ़ो, यही समझा देगा तुम्हें। डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा सिमिलर लेना है,
सबसे पहली चीज इस वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िए, समझ में आएगा। सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयन ले लो। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट लो नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। इसका +1, ये +2, ये 0, और ये क्या ले लिया तुमने, ये ले लिया -1, और ये ले लिया -2, ये क्या ले लिया -2। क्या एलिमेंट नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, सेम एलिमेंट है, हाँ या ना? नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। जितनी बार देखा, जब जब देखा, जहां जहां देखा, जैसे जैसे देखा, नाइट्रोजन, 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 हर जगह नाइट्रोजन नजर आया मेरे दोस्त। अलग क्या है? नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन 0, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2। क्या सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयन दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं? एक जगह +1 दिया गया है, एक जगह +2 दिया गया है, एक जगह -1, एक जगह -2। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, कि एक बात मुझे बताइए, क्या सेम एलिमेंट के ये डिफरेंट डिफरेंट आयन्स हैं या नहीं है? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, इनको बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? एलिमेंट क्या है सर? सेम। एलिमेंट क्या है सर? नाइट्रोजन। लेकिन इनके सर पे चार्ज क्या है सर? अलग अलग। क्या ये डिफरेंट आयंस हैं या नहीं है? ये मुझे बताइए फटाफट, बोलिए हाँ या ना। तो डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होगा, डिफरेंट आयन होंगे उसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन 0, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन -2। ये क्या है? एलिमेंट तो सेम है, आयन डिफरेंट डिफरेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये मुझे बताओ, ठीक है। तो डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट में Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव का ऑर्डर यहां पे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। Z इफेक्टिव N+2 सबसे ज्यादा, देन किसका होगा? N+ का होगा, देन N0 का होगा, देन N- का होगा, देन N-2 का होगा। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वाले में O+2, देन क्या हो जाएगा? O+, देन क्या हो जाएगा? O, देन क्या हो जाएगा? O-, देन क्या हो जाएगा? O-2। क्या ये आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये मुझे बताओ। Z इफेक्टिव, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात कितने बच्चों को क्लियर है? ये मुझे बता दीजिए पहले फटाफट। डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, 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 और डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। अगर Z इफेक्टिव के अंदर 5 बातें आपको पता है तो आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो 5 बातें क्या क्या हैं पूरी इनऑर्गेनिक के लिए, सर वो चुनिंदा 5 बातें बताई हैं जो हमें Z इफेक्टिव से ही मदद मिलेगी। Z इफेक्टिव पढ़ना क्यों जरूरी है ये बताइए सर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, यहां पे सुनिए। पहला, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। दूसरा, शील्डिंग का ऑर्डर SPDF, 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 SPDF। तीसरा, अगर मैं तुमसे बात करूं तो पहला तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, SPDF, शील्डिंग का ऑर्डर हो गया। तीसरा, ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो सेकंड और थर्ड पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ता है, सेकंड और थर्ड पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ता है, सेकंड और थर्ड पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ता है। बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट, बाकी सब में रिमेंस कांस्टेंट। चौथी बात मैंने आपसे क्या कही? चौथी बात मैंने आपसे क्या कही? आजू से बाजू, आजू से बाजू, आजू से बाजू, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटता है, साइज घटता है। पांचवी बात मैंने क्या बोली? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक और बात है बेटा, एक और सवाल इस पे बनता है, वो एक और सवाल बस मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से। की पॉइंट तो वैसे यही है, की पॉइंट यही है बेटा, की पॉइंट यही याद रखिएगा, यही की पॉइंट है, यही की पॉइंट है। पूरे Z इफेक्टिव, पूरा Z इफेक्टिव खत्म है। सवाल पूरा Z इफेक्टिव का कोई भी सवाल अब इनऑर्गेनिक में नहीं अटकेगा तुम्हारा। जिस बच्चे को ये 5 पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर होता है, छोड़ो यार, जिसको ये 5 पॉइंट याद रह जाता है ना,
वो इनऑर्गेनिक में कभी गच्चा नहीं खाता है। आज जिसको ये समझ में आया है वो तो लिख देगा इनऑर्गेनिक को, समझ रहे हो मेरी बात को। आज जो इसको फील कर चुका है ना उसका सवाल गलत करके मुझे बताओ। तो बेटा एंड ऑफ द डे तक जो आज तुम्हें फीलिंग आ रही है ना, ये फीलिंग तुम्हें अगर एग्जाम के एक दिन पहले इस टॉपिक में आ जाए ना, तो ये मान लेना ये टॉपिक छोड़ो, हर टॉपिक में यही फीलिंग आनी चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, तुमको पता है ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है, एसी चल रहा है पसीना फिर भी निकल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर हम गद्दारी नहीं कर रहे हैं तो तुम भी गद्दारी मत करो, ठीक है। अब वरना गद्दारी करोगे तो हमारा थोड़ी कुछ ले जाओगे, तुम्हारी जैसी जनता आती रहेगी हर साल, ठीक है, तुम भी आया करना नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर के। नहीं, गद्दारी नहीं करनी है। जो मेहनत कैमरे के इधर मेरी हो रही है उससे उधर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए जब सिलेक्शन होगा आपका तो आप ही का डंका बजेगा और किसी का डंका नहीं बजता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो बस यही है, प्रैक्टिस शीट दे दीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे मेरा सैटरडे और संडे को मेरी क्लास आनी थी आप लोगों के बैच में, हुआ क्या कि पिछली बार मेरी किस्मत खराब, इस बार फिर से डीएम आदेश आ गया, लेकिन अगली बार से मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाला इतना भी दुख मेरे ही किस्मत में ना डाले, ठीक है। वैसे हमको नहीं दिक्कत होती, ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो सब पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हो जाता है, तुम्हें ऑफलाइन वाला वो फ्लेवर चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं नेक्स्ट टर्न पे लेके आऊंगा, मैंने कई सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। कई बच्चे परेशान होते हैं ना कि एग्जाम्पलर कहां से करेंगे सर, एक्सरसाइज कैसे करेंगे सर, मॉड्यूल क्या पढ़ना है, मतलब डीपीपी कैसे। बेटा मैंने तुमको पहले बोला है जितना मैं करा रहा हूं उतना करते जाओ और जाके जिसका मॉड्यूल लगाना है लगा लो, तुमको सवाल के बाद पता चल जाएगा कि एक सवाल तुम्हारा रुकेगा नहीं। अभी मेरी बात सुनो, पहले मेरा नोट्स पढ़ो, बार बार नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और एग्जाम्पलर। सर एग्जाम्पलर का सवाल हमें कहां मिलेगा, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो, मैं तुम्हें दूंगा, सारा दूंगा। सर कब दोगे हमें वो टॉपिक? कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब कल इन द सेंस कि नेक्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियस मेरा। वो टॉपिक जैसे ही खत्म होगा ना तुरंत मैं तुम्हें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जितने एटॉमिक रेडियस तक के हैं सब दे दूंगा। फिर दूसरी बार एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कब दूंगा? जब चैप्टर एंड होगा तब। पूरा सवाल सब कुछ मैं ही कराऊंगा, एनसीईआरटी मैं ही पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कौन सी लाइन कैसे पढ़नी है, सिर्फ वो टॉपिक तुम्हें करना है, मेरे अनुसार तुम्हें चलना है और बाकी तुम उसका नतीजा देख सकते हो। तुम अपने मॉड्यूल के जितने सवाल दिए थे तुम लगा के चेक कर लेना, तुम पीवाईक्यूज के लगा के चेक कर लेना, तुम किसी और के मॉड्यूल के जो जो टॉपिक तुम्हारे हो गए लगा के चेक कर लेना, तुमको पता चल जाएगा। तो बस यही है, भरोसा करोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं भरोसा करोगे तो ठन ठन गोपाला हर साल रिपीट मारते ही हो, अगले साल फिर से मारना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर टेस्ट में रेडियस तक आने वाला है 20 को, इसीलिए दे दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ 23 के पहले मेरी क्लास लग जाएगी भाई, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई, बस पकी पकाई खीर खानी है, आपने क्लास आना है, क्लास आओ, बाकी मैं सब कुछ कर दूंगा, तुमसे कुछ ना होगा, मुझे पता है ना, मैं खुद करके लेके आऊंगा, क्या करवाना है तुमसे एग्जैक्टली, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई? यहां तक की बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, इधर ही सुन लो, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट एक नोट डाल लेना, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट कहीं लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन तुमसे वहां पूछा जा सकता है। देखो याद, एक चीज बताता हूं, जेड इफेक्टिव, एक बात मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। होता है या नहीं होता है? ये मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है, मानते हो? अब तुम एक चीज सोच के बताओ मेरे को, अगर मैं पूरे को एक पेज में रिवाइज कराऊं, पूरे को अगर एक पेज में मैं रिवाइज कराऊं, तो सुनना जरा गौर से, वहीं इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवा दूंगा, सुनना जरा गौर से। पूरा रिवीजन अगर मैं कराऊं की पॉइंट के बाद, यहां पे रिवीजन करने के लिए, कि रिवीजन के लिए अगर हम बात करें कि जेड इफेक्टिव था क्या सर? ये था न्यूक्लियस, ये था इनर शेल, ये था आउटर शेल, आउटर शेल का ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचने की कोशिश करता है, जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, यानी क्या लगाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अंदर बैठा इलेक्ट्रॉन, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारता है। क्या करता है? धक्का मारता है। क्या करता है? धक्का मारता है, ठीक है। यानी कि ये क्या लगाता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाता है? बोल बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, ठीक है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यानी कि हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा होता है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन सिग्मा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो ये क्या है? जेड इफेक्टिव है। क्या है? जेड है, जेड ऐसे समझो, जेड है। और इन दोनों के रिजल्ट के बाद जो लग रहा है उसे ही हम जेड इफेक्टिव कह रहे हैं। सुनना, तो एक बात बताओ कि जेड इफेक्टिव के लिए
एक होती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, एक होती है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक स्पेसीज कौन सी होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होती है, और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। तो एक बात बताओ, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब बहुत सारे, मैं लिख दे रहा हूं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कहां लगेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? ये मुझे बताइए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? बताइए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? ये मुझे बताइए, सिग्मा कहां लगेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में? तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में अगर सिंगल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो घंटा खुद पे रिपल्सन लगाएगा। अरे घोंचू, एक बात बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो रिपल्सन कहां से लगाएगा? चोर अगर अकेला है तो खुद को झापड़ तो नहीं मारेगा, हाँ या ना? चोर अगर अकेला है तो खुद को झापड़ तो मारेगा नहीं। एक ही इलेक्ट्रॉन अगर हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो सोचो रिपल्सन लगेगा नहीं ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। क्या हो जाएगा? Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे ये क्या हो गया? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z हो जाएगा। सिंगल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोल बेटा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें सर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फॉर एग्जांपल बताइए। तो फॉर एग्जांपल H+, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर निकाल दो। हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों बाहर निकाल दो। लिथियम में तीन ही इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों बाहर निकाल दो, एक्सेट्रा। इनके लिए Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z हो जाता है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z मतलब एटॉमिक नंबर 1 तो Z की वैल्यू भी 1, एटॉमिक नंबर 2 तो Z की वैल्यू भी 2, Z इफेक्टिव की वैल्यू भी 2, एटॉमिक नंबर 3 तो Z इफेक्टिव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे? यहां पे अगर तुम सोच के देखो तो इनके केस में Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z, इसीलिए डायरेक्ट Z इफेक्टिव की बात नहीं की जाती है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर ही Z इफेक्टिव आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनके केस में Z इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं, इनके केस में Z इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं। Z इफेक्टिव इज वैलिड फॉर, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। और सिग्मा कहां लगता है? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो Z इफेक्टिव की बात सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में करोगे या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में? ये मुझे बताओ। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में? ये मुझे बताओ। सिंगल में या मल्टी में? Z इफेक्टिव की बात हम, Z इफेक्टिव की बात हम, Z इफेक्टिव की बात हम, Z इफेक्टिव की बात हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में करते हैं। कहां करते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कहां करते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में करते हैं। कहां करते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसके अलावा Z इफेक्टिव में क्या याद रखना है आपको? तो पहली बात याद रखना है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? SPDF का शील्डिंग ऑर्डर याद रखना है। तीसरी बात क्या करना है? टॉप से बॉटम जब अपन जाएंगे, टॉप से बॉटम की बात की जाएगी तो Z इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? Z इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट, Z इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद से अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड में, अगर अपन जाते हैं, कहां जाते हैं? फोर्थ पीरियड में। तो यहां लेफ्ट से राइट जाने पे, कहां से कहां जाने पे? बोले बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे Z इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। तो इसी वजह से एटॉमिक साइज क्या करती है? बोलो बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, पांचवी बात हमने पढ़ी
पांचवी बात क्या पढ़ी बेटा, बोलो जल्दी। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना कहां है, तो एक तो लगाना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। कहां लगाना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। कहां लगाना है, बोलो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। और दूसरा कहां लगाना है, बोल बेटा, तो दूसरा लगाना है डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। ये ले, पूरा कंप्लीट हो गया तेरा टॉपिक। डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्या ये बात क्लियर है, बोल बेटा हाँ या ना, बोल बेटा हाँ या ना। ये पूरा Z इफेक्टिव तेरा आ गया, पूरा Z इफेक्टिव आ गया। देख, रिवीजन के पर्पज से यही 5 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, बोल बेटा हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। चलो वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं और पूरा पीरियोडिक टेबल अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये रिवीजन था। रिवीजन के बाद अगर हम बात करें तो ये समझने वाला पेज है। तुम्हारा मन करे तो तुम लिखना, समझने के लिए मैंने ये लिखा था, समझने वाला पेज। ठीक है, मैं डाल देता हूं कौन कौन सा पेज। ये भी मैंने समझाने के लिए केवल डाला है, समझने वाला। मैं लिख दे रहा हूं कौन सा पेज कैसा है। अगला तो कटा ही हुआ है, ये तो मान लो कि ये सब तो समझाया ही है मैंने सब कुछ। ठीक है, ये भी क्या है, ये समझाया है। ये मन करे तो लिख लेना, नहीं मन करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेन मुद्दे पे आ जाते हैं बेटा। यहां तक की बात तो हो गई सर, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। अब लास्ट में ना सर जाते जाते एक आख रिवीजन भी करा दो सर अभी तक के टॉपिक का। चलिए, पूरा पीरियोडिक टेबल का रिवीजन अगर हम कराएं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा जी कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 118। ठीक है, पहला पॉइंट ये 118 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट है। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक है 4। कितने ब्लॉक हैं, बोल बेटा 4। कितने पीरियड हैं, तो 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं, 7th पीरियड है। कितने अगर हम बात करें ग्रुप हैं, तो अपने ग्रुप हैं बेटा 18 ग्रुप हैं। इसके बाद हमने बात किया कि कन्फ्यूग्रेशन, किसकी बात की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में एस ब्लॉक के लिए मैंने बोला था, ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक के लिए कि इनर्ट गैस पहले आता है। क्या आता है, इनर्ट गैस पहले आता है। देन क्या आ जाता है, बोल बेटा, NS 1 से लेके 2 तक आता है, 1 से लेके 2 तक। देन हमने बोला था डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में याद रखने वाली चीज जो थी कि भैया 3D 4D 5D 6D ये 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से किसके बारे में ध्यान रखना है, 3D के बारे में, 4D के बारे में, 5D के बारे में। 3D में D4 और D9 डू नॉट एग्जिस्ट, 4D में D3 D6 D9 डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद 5D में अगर हम बात करें तो D8 डू नॉट एग्जिस्ट। इनमें क्या रिपीट होता है, तो D5 या D10 क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। उसके बाद मैंने बोला था पैलेडियम इस दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, पैलेडियम याद है आप लोगों को कि नहीं याद है, कि पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद हम आ गए थे एफ ब्लॉक पे। कहां आ गए थे, एफ ब्लॉक पे आ गए थे। हमने कहा था एक 4f है और एक क्या है, 5f है। 4f में F0 नहीं एग्जिस्ट करता, F2 नहीं एग्जिस्ट करता, F8 नहीं, और यहां पे F1 नहीं एग्जिस्ट करता, F5 नहीं, F8 नहीं। इनकी जगह रिपीट क्या होता है, F7 रिपीट होता है, F14 रिपीट होता है। एटॉमिक नंबर कहां से कहां आता है इसमें, 58 से लेके 71 तक, यहां 90 से लेके 103 तक। यहां पे दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों F ब्लॉक के हैं। और क्या कॉमन है सर इनके अंदर, दोनों थर्ड ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के। बस फर्क क्या है, ये कौन से पीरियड का है, 6 पीरियड का, ये कौन से पीरियड का है, 7th पीरियड का। बोल बेटा हाँ या ना, यहां तक की बात हमने पढ़ी थी। आगे हम और आए थे, हमने कहा था ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन। अब ये आज नहीं बताने जा रहा है, ये कल बता दिया था। ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन ये देख लेना एक बारी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, IUPAC नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। IUPAC नेमिंग पढ़ी, किनकी IUPAC नेमिंग, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। इसके बाद हम किस पे आ गए बेटा, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, टोटल 5। जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
उसके बाद से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 5 टॉपिक, जिसमें हम पीरियोडिसिटी में क्या पढ़ चुके हैं, जेड इफेक्टिव पढ़ चुके हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। शिल्डिंग का ऑर्डर बताइए, एस पी डी एफ, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम क्या होता है, बोलो जल्दी, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट। क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, तो ये जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड है या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, तो जवाब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां तक पूरा मैंने ये अभी तक पहले लेक्चर से लेके अभी तक, ठीक है। कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह का होता है, 4 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, पहला इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, पहला इनर्ट गैस। दूसरा क्या होता है, स्यूडो इनर्ट गैस। दूसरा क्या होता है, स्यूडो इनर्ट गैस। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल। क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल। और चौथा कौन सा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। अच्छा, एक चीज भूल गए अपन, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला NS से शुरुआत होगा, NP पे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा, N-1D आएगा, और क्या आएगा मेरे लाल, N-2F आएगा। ये सारा सब कुछ नोट करते हुए चलो, एंड में तुम्हें बहुत काम आएगा। इतने लेक्चर्स को मैंने समेट दिया है, 3 और 4 लेक्चर और लगने, ये चैप्टर कंप्लीट होना है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं है? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये मुझे बताइए। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये मुझे बताइए। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, तो वही बात है, यहां तक मैंने रिवीजन वगैरह सारी चीजें जो कुछ भी करवानी थी वो हमने यहां तक की बातों में करवा दिया। 1 मिनट रुको 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 रुको। समझने वाला था, समझने वाला था। या फिर इसको एक काम करते हैं, लास्ट में ही रखते हैं यार, लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है, डन। हाँ ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होता है बेटा, उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक साइज। क्या नाम है, बोलो जल्दी, एटॉमिक साइज। क्या नाम है, बोलो जल्दी, एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चले, तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से प्रोसीड करेंगे। बता दीजिएगा बैच 1 और बैच 2 वालों, नेक्स्ट क्लास ये टॉपिक खत्म होते ही फिर खूब ढेर सारा सवाल आपको दे दूंगा, डोंट वरी, फिर खूब ढेर सारा सवाल आ जाएगा। ये टॉपिक पढ़ाते ही नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। रेस्ट वी विल प्रोसीड लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। चलो बाय, टाटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।